देखिए, जनरली वेक्टर का डेफिनेशन क्या दिया जाता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, फर्स्ट 10-15 मिनट थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे हम। अगर आप ध्यान दें, थोड़ा फिजिक्स में आप पढ़े होंगे बैटरी एंड रेजिस्टेंस की बात, तो यहां पे अगर ऐसे बैटरी है तो आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करती है। सपोज कर लीजिए, एक इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि इस सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ये सर्किट में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो भाई करंट की वैल्यू, जो करंट है आई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है। ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? कितने लोग बोल रहे हैं कि ये क्वांटिटी वेक्टर है? इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर? अगर किसी को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा तो प्लीज एक बार आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई देगा। आप लॉग आउट करके लॉग इन कर सकते हैं। तो वेक्टर का डेफिनेशन हम इस टाइप से देते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों है ये देखिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है लेकिन इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं है। अगर आप इस सर्किट को, इस वायर को आप ऐसे चेंज कर देंगे तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये करंट जो है हमेशा कंडक्टिंग मीडियम को फॉलो करता है, इसलिए इसको स्केलर बोला जाता है। तो वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स में हम वेक्टर को डिफाइन ये करते हैं, अ क्वांटिटी, नोट कर लीजिए आप लोग, अ क्वांटिटी विच इज हैविंग एक मिनट, थोड़ा मेरे पेन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड इट्स ओन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड इट्स ओन डायरेक्शन मतलब अपनी डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी उसकी जो है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट विच इज हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स ओन डायरेक्शन कॉल्ड एज द वेक्टर। वेक्टर की सिंपल जो मैथमेटिक्स में थोड़ा फिजिक्स से डिफरेंस होता है वेक्टर मैथमेटिक्स में, उसके लिए थोड़े डिफरेंट वे से हमें पढ़ना पड़ता है। वेक्टर को आगे हम जितनी बार भी अगर आपके सामने वेक्टर आता, आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिएगा, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। दिस इज द व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जब भी किसी वेक्टर की बात आए तो हमेशा आपको यह लिखना है कि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी किसी भी वेक्टर को लिखना होता है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, और दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बोल जाती है। अब मैग्नीट्यूड की बात तो समझ में आती है, भाई लेंथ मेजर कर लीजिए, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बट ये डायरेक्शन कहां से लाएंगे? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम डायरेक्शन कहां से लाएंगे। जो रियल लाइफ होता है उसमें तो हमारे पास एक सिंपल वे होता है कि भाई लेफ्ट डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है, अप है, डाउन है, ये सारे केसेस रहते हैं। बट इन जनरल मैथमेटिक्स में हम कैसे डायरेक्शन यूनिवर्सल वे से डिफाइन कर सकते हैं? उसके लिए हम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करते हैं। जब भी किसी भी क्वांटिटी की आपकी डायरेक्शन मेजर करना होता है तो वो हमेशा हम जो है एक्स वाई जेड एक्सिस से लेकर के करते हैं। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, जब राइट साइड में इस डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज टुवर्ड्स राइट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन आई कैप बोलते हैं। और इस डायरेक्शन को अप साइड मींस वाई एक्सिस के अलोंग, इसकी डायरेक्शन को हम जे बोलते हैं, जे कैप। और एनीथिंग अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द के। ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं है, ये 2D में नहीं है, 3D में है, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वेक्टर कितना, ये वेक्टर क्या होगा, अगर ये वेक्टर है, इसकी यूनिट 5 यूनिट लेंथ है, ये वेक्टर क्या है,
तो इस वेक्टर की वैल्यू हम बोलेंगे, मैंने आपको वेक्टर का क्या डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो 5 है, और डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर है, ये टुवर्ड्स इसके डायरेक्शन में है। ये अलोंग एक्स एक्सिस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कैसे भी हो, हम टुवर्ड्स राइट बोल रहे हैं, टुवर्ड्स राइट को हमने मान लिया आई, तो इसको 5 इंटू आई लिखेंगे, 5 इंटू आई, दैट मीन्स ये 5i, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, वेक्टर को जनरली ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए वेक्टर की वैल्यू 5i होगी। तो कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर आपको लिखना होता है तो आप सिर्फ इतना करेंगे कि उसकी मैग्नीट्यूड पता करेंगे और उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 5i, यहां पे ऐसे हो जाएगा। आपसे अगर कोई पूछे भाई ठीक है इस वेक्टर की वैल्यू बताइए, ये वेक्टर कितना होगा, अगर इसकी लेंथ 10 यूनिट है और ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे कि बी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी, इसकी लेंथ तो 10 यूनिट है और डायरेक्शन एबव है, मींस अलोंग वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा 10j। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई भाई। अलोंग राइट साइड हम आई कैप यूज करेंगे और उसको मतलब जैसे राइट साइड को राइट बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, यहां मैथमेटिक्स में हम बोलेंगे आई कैप, और ऊपर को हम लोग रियल लाइफ में ऊपर बोलते हैं, अप बोलते हैं, बट यहां पे हम जे कैप बोलेंगे। अगर यहीं पे ये लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो अगर ये राइट साइड है आई कैप तो लेफ्ट साइड माइनस आई कैप होगा। अगर कोई वेक्टर ए इस साइड है, याद रखिएगा, और सेम वेक्टर की बात इस साइड करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रखें तो ये माइनस ए होगा। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है माइनस, ये टाइप ऑफ वेक्टर मैं आगे बताऊंगा। तो ए वेक्टर तो ये माइनस ए वेक्टर, तो ये अगर ये आई कैप है आपका तो ये आपका माइनस आई कैप होगा, और अगर ये जे कैप है तो नीचे वाला माइनस जे कैप होगा। और अगर स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं, इस स्क्रीन से बाहर की तरफ अगर आ रहा है के कैप तो अंदर की तरफ माइनस के कैप होगा। तो ये डायरेक्शन इस टाइप से हम लोग करेंगे। सिर्फ ये 3 चीजें माइंड में रखना होता है, बाकी चीज तो हम डिराइव कर सकते हैं। सो कभी भी वेक्टर को लिखेंगे तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सिंपल सा चीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यही लिखना है। अब जैसे अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की कभी जरूरत नहीं होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर, अगर ये 7 यूनिट लेंथ है और ये अगर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर की वैल्यू, तो अब मेरे ख्याल से ओरल आप बता सकते हैं, इसकी लेंथ तो 7 है, 7 इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन ऊपर का डायरेक्शन जे है तो नीचे का डायरेक्शन 100% क्या हो जाएगा, माइनस जे, तो ये इंटू माइनस जे, तो जनरली माइनस को आप बाहर भी ले सकते हैं, तो -7j हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड, ताकि मैं आगे चलूं। ओके, नाउ तो यहां से वेक्टर की बात हो गई कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैं बताया था 10-15 मिनट हम लोग बेसिक बात करेंगे। ये तरीका होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश, ये होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने को। मैग्नीट्यूड, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ किसी वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखना है, तो आप हमेशा इस टाइप से मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। मॉड ऑफ, मॉड मतलब वही मॉड जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, मॉड है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मॉड अलजेब्रिक मॉड नहीं है, मतलब अलजेब्रा में जो मॉड पढ़ते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू, वो नहीं है। वहां पर तो ये होता है कि भाई मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स इक्वल लेस माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, वैसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये एक सिंबल है। तो ये बता रहा है कि किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई -5 का मैग्नीट्यूड बताओ, तो -5 का मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे मॉड ऑफ -5, जो कि 5 होता है। तो किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना हो तो आपको मॉड यूज करना होता है। और किसी का भी डायरेक्शन अगर लिखना है, वेक्टर, ऑफ कोर्स वेक्टर की ही बात करेंगे क्योंकि स्केलर का तो डायरेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। मैग्नीट्यूड इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे इससे रिप्रेजेंट। तो अब फिर इसी पॉइंट पे मैं आता हूं, यही मेन है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो पूरी वेक्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसी पॉइंट पे आते हैं और इसको यूज करते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर हमारा सपोज कर लीजिए ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा।
और डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये ए कैप से लिखते हैं, ये कैप का सिंबल होता है इनटू ए कैप। तो यहां से ए कैप की वैल्यू हो गई ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन हम वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये दिस द वे ऑफ राइटिंग। इस ए वेक्टर को, ए कैप को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ, इसको आप ये बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और यू कैन कॉल इट यूनिट वेक्टर, जो भी बोलना चाहे, दोनों बात एक ही होती है। इसे आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, बोथ सिंबल आर यूजफुल। तो यहां तक हमने ये चीज सीखा कि जो किसी भी वेक्टर को अगर हमें लिखना होता है तो हम ए वेक्टर लिखते हैं, और या फिर ए बार की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द टू रिप्रेजेंटेशन इज देयर, ओनली टू। और डायरेक्शन ऑफ किसी वेक्टर का लिखना तो ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इस टाइप से लिखते हैं। जो वेक्टर होता है वो हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम बोलते हैं कहीं पर भी आप अगर एक्स वाई जेड को यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, उसे हमेशा हम उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक वेक्टर है, इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। कोई भी एक वेक्टर होता है, वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये हमेशा इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी भी बताए, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया और डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। यही चीज है जिससे कि हम जो है इस वेक्टर को ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें यह फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, एक वेक्टर लिखा मैंने, इस वेक्टर को मैंने सीधे नीचे थोड़ा सा खिसका दिया ऐसे, बट उसका लेंथ चेंज नहीं किया और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। जो लेंथ यहां है वही लेंथ यहां भी रखा और जो डायरेक्शन है वो भी वहीं रखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वेक्टर क्या है, तो बोले भाई वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, तो ये भी ए वेक्टर हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक वेक्टर को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूं, कितने तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट तरीका, जहां चाहो घुमाओ। कोई एक वेक्टर है, ऐसा एक वेक्टर है, आप ऐसे से आगे ले जाइए, पीछे ले आइए, बाएं ले आइए, जब तक आप इसे रोटेट नहीं करते हैं तब तक वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर को हम इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, सुनिएगा इस बात को, यही चीज आपका वेक्टर 3D पूरा कवर करेगा। किसी भी वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं जब तक कि आप उसे रोटेट नहीं कर रहे हैं या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं। मतलब रोटेट करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और कंप्रेस या एक्सपैंड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर ये दो काम नहीं कर रहे हैं तो वो सब एक ही वेक्टर्स होते हैं। जैसे अब यहां पर देखिएगा, अगर मैंने यहां पे एक वेक्टर लिया ऐसे, और ये वेक्टर को मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये ओरिजिन तो आपको मालूम ही है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ए वेक्टर। अब इस वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट कर दूं, बट उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसे शिफ्ट कर दिया, देखिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही डायरेक्शन चेंज किया, तो अब भी ये वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर ही होगा। मतलब ये वेक्टर, या फिर यूं कहिए कि ये वेक्टर, या फिर यूं कहिए कि ये वाला वेक्टर, ये सारे एक ही वेक्टर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, और ये भी ए वेक्टर है, सारे ए वेक्टर हैं। तो डिफरेंस है क्या? एक मेजर डिफरेंस है, अगर आप नोटिस करें तो यहां पे जब ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। इसको जब ए वेक्टर लिखेंगे आप तो हमेशा हेड के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इस वेक्टर को हम बोलते हैं पॉइंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम
origin called as point or position vector. ये वाला वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, बट दोनों में एक डिफरेंस है. ये पॉइंट, इसको हम बोलेंगे पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर को बोलेंगे नॉन पोजीशन वेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज द नॉन पोजीशन वेक्टर. क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है. वो वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं हम उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और वो वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं उसको बोलते हैं नॉन पोजीशन वेक्टर. दोनों में एज सच वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है, बट ये रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट होता है, और यही आपका वेक्टर और 3D को डिसाइड करता है. अगर इस कंसेप्ट का क्लियर है तो आगे कोई समस्या नहीं होगी. तो किसी भी वेक्टर का सिर्फ एक पोजीशन वेक्टर होता है. क्यों? क्योंकि अब आप कोई एक और वेक्टर बना नहीं सकते जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और सेम ए वेक्टर हो. बना ही नहीं सकते भाई. अगर आप सेम लेंथ सेम डायरेक्शन रखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये यही हो जाएगा और कोई डिफरेंट नहीं आएगा. लेकिन नॉन पोजीशन ऑफ इनफाइनाइट ये है, हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई, कौन समस्या है. ये भी ऐसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ए वेक्टर है क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं किया. तो नॉन पोजीशन इनफाइनाइट बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं, जितना चाहो उतना बना सकते हैं. किसी भी वेक्टर का नॉन पोजीशन इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, बट पोजीशन एक ही वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ये बात कुछ समझ में आई आप लोग को? Is this clear to everybody? Position and non-position vector is clear to everybody. तो किसी भी वेक्टर का एक ही पोजीशन वेक्टर होता है, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन पोजीशन वेक्टर होते हैं. सभी लोग रिस्पॉन्स किया कीजिए भाई प्लीज, सोइए मत. अगर थोड़ा सा मैं एफर्ट डाल रहा हूं तो आपको भी एफर्ट डालना है अगर सीखना है तो. ओके, नाउ अब ये क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं हम, पोजीशन नॉन पोजीशन वेक्टर को क्यों पढ़े खामखा फालतू में. ये बहुत ही आगे डिसाइड करता है, मेन चीजें वेक्टर का डिसाइड करता है. अब ये पॉइंट पे आते हैं कि क्यों इसको बता रहा हूं मैं. किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, मतलब XY प्लेन में, अगर एक पॉइंट हम लेते हैं, सपोज कर लीजिए 1,2 ले लिया, 1,2 ये पॉइंट ले लिया. ध्यान दीजिएगा, XY प्लेन में मैंने 1,2 पॉइंट लिया. ये पॉइंट है तो इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा. कैसे पता करेंगे? इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए और यहां पे हेड पुट कर देते हैं. ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया इस पॉइंट का. तो हम बोलेंगे ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. अब अगर आप इसे ध्यान देखें, अगर मैं इस वेक्टर को चाहता हूं कि ये वेक्टर है क्या, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो बहुत सिंपल, ये वेक्टर एक्स एक्सिस में इसका रोल कितना है और वाई एक्सिस में कितना रोल है और जेड एक्सिस में कितना रोल है, ये सोचिए. ये तो कहेंगे भाई ये एक्स एक्सिस के अलावा तो है नहीं. जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर एक पॉइंट है, ब्लॉक है, कुछ भी, आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ये सीधे यहां भाग जाएगा. हो सकता है ये ऐसे ऐसे मूव करे. तो अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट इस डायरेक्शन में होता है और एक इफेक्ट इस डायरेक्शन में होता है. ये सब फिजिक्स की बातें हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं. लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी वेक्टर को हम लिखते हैं तो उसका एक एक्स कंपोनेंट होता है और उसका एक वाई कंपोनेंट होता है. एक्स कंपोनेंट कैसे निकालें? इसको आप परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कीजिए, जो हेड है वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ये हुआ इसका एक्स कंपोनेंट, और इसको वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो ये हुआ वाई कंपोनेंट. अगर आपसे कोई पूछे कि ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट. क्यों? क्योंकि ये 1,2 है. क्योंकि अगर किसी का कोऑर्डिनेट x, y है तो ये x वैल्यू होती है और ये y वैल्यू होती है. तो ये 1 है और ये 2 है. मतलब ये वेक्टर क्या होगा? 1 यूनिट लेंथ अलोंग i, तो 1 इंटू आई. और ये वेक्टर कितना होगा? 2 यूनिट लेंथ अलोंग j, 2j. अभी समझाया आपको. तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, इसके कंपोनेंट का रिजल्टेंट है. ये चीज आपको माइंड में रखना है. मतलब ए वेक्टर जो होगा वो होगा 1 इंटू आई, मीन्स आई प्लस 2 इंटू जे.
ये डायरेक्टली हम लोग फार्मूला देखेंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहे तो अच्छा रहेगा। कभी भी किसी भी वेक्टर का अगर आपको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है या जेड कंपोनेंट निकालना है तो उसके हेड से अगर वो, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नॉन पोजीशन आपने ले लिया और इसके हेड से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वो गलत होगा। इसलिए बताएं किसी भी पोजीशन वेक्टर के, क्योंकि किसी तभी उसको पॉइंट वेक्टर बोल सकते हैं, पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर से कि हेड से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स वाई जेड एक्स पे, जितना यूनिट ये एक्स एक्सिस में कट करता है उसको आई से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये पॉजिटिव राइट साइड में है, अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस आई से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहां पे जे से, और अगर के में भी कंपोनेंट है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह है कि अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये नोट करते रहिएगा, जो जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट करते रहिएगा। ऑफ अ पॉइंट इज एक्स कामा वाई कामा जेड, एक्स भी है, वाई कंपोनेंट भी है, जेड कंपोनेंट है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर में पी डॉट बी लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर, बी क्लियर, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। तो अगर किसी के पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 कामा 2 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1i प्लस 2j। अगर 1 2 3 है तो 1i प्लस 2j प्लस 3k। अगर सपोज कर लीजिए 1 कामा माइनस 2 कामा 5 है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i माइनस 2j प्लस 5k। ये पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। तो ये चीज यहां से यूज करते हैं, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर है तब तो हम पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट का, हम पोजीशन वेक्टर अब यहां से पता कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट सपोज कर लीजिए आपका ए है, ए बी सी, तो ये वेक्टर क्या होगा, हम बोलेंगे ये वेक्टर, अगर ये एक्स वेक्टर मान ले तो एक्स वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये निकाल लेंगे। तो किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता हो और नॉन पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए, ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसको मैं पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, सिंपली ए वेक्टर लिख रहा हूं। ये बी वेक्टर है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वाला। ये पोजीशन है कि नॉन पोजीशन, रेड कलर वाला नॉन पोजीशन, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। नॉन पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल। कभी भी किसी भी नॉन पोजीशन वेक्टर पता करना वो बहुत आसान होता है। सिंपली हेड माइनस टेल कीजिए। हेड माइनस टेल मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेल। व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड, ये रेड कलर का मैं पता करना चाह रहा हूं ना, तो इसका हेड का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, और टेल का पोजीशन वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर 100% ए माइनस बी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया सब लोग को? नॉन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू हेड माइनस टेल। पोजीशन वेक्टर वेरी सिंपल, अगर ए बी सी है तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। नॉन पोजीशन वेक्टर हेड माइनस टेल, सिंपल। तो कभी भी चाहे पोजीशन वेक्टर आपको पता करना हो चाहे नॉन पोजीशन वेक्टर पता करना हो, आराम से आप पता कर सकते हैं। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं पहले, इस पे लगे कि फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट है आपका 1, 2, 3 और ये पॉइंट है आपका 4, 5, 6। अगर मुझे ये वेक्टर चाहिए, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ए वेक्टर विल बी व्हाट। आई विल गिव यू, मतलब 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, सभी लोग जरा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए।
ट्राई कीजिए, सोइए मत। अगर आपको मैथ्स में 95% एबव लाना है तो ये ए वेक्टर कितना होगा 100%। ये तो नॉन पोजीशन वेक्टर है भाई। मुझे अभी तक किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, 1% गिवन, गुड, करेक्ट है। चलिए, पहली बात तो मुझे ये वेक्टर चाहिए, तो मुझे इसके हेड का पोजीशन वेक्टर चाहिए, मिल गया। इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो और इसका तो मिल ही गया। ये कितना हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k, 4i प्लस 5j प्लस 6k। और उसके बाद से इसके टेल का पोजीशन वेक्टर पता कीजिए, ये पोजीशन वेक्टर चाहिए हमें। ये क्या हो गया i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड, हेड का पोजीशन वेक्टर कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेल, तो दैट इज द i, 1 इंटू आई मीन्स i प्लस 2j प्लस 3k। बस हो गया। तो ए वेक्टर हमारे पास आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। यहां से एक चीज और सीख सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को लगे कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि हम लोग का ये पहला क्लास है। मैं आपको ज़्यादा नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो थोड़ा 2 दिन तो लगेगा ही समझने में। यहां से एक चीज हम और समझ सकते हैं कि अगर इन जनरल कुछ हमें बनाना हो, इतना लफड़ा करने की भी जरूरत नहीं। अगर ये एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक ये पॉइंट है x2 y2 z2, हमें ये वेक्टर चाहिए, हमें ये वेक्टर चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेल, तो दैट इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये वेक्टर कितना होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो हम कहेंगे ए वेक्टर विल बी इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i। तो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो इन जनरल हम इसे याद रख सकते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा x2 इनके डिफरेंस x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बस यहां पे एक मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, वो इसी को रट लेते हैं। इसको नहीं रटना है आपको, आपको ये देखना कि हेड किधर है। अगर हेड यहां पे आ गया तो सब सी बात होगी, तब क्या आ जाएगा आंसर x1 माइनस x2i प्लस y1 माइनस y2j प्लस z1 माइनस z2k। क्यों? क्योंकि रूल तो हमारा ये है, मेन रूल तो ये है कि नॉन पोजीशन वेक्टर इक्वल टू हेड माइनस टेल, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द टेल, राइट? कैन आई गो अहेड? आगे चलूं, समझ में आ गया आप लोग को? अभी ये सिर्फ वेक्टर का ट्रेलर चल रहा है, वेक्टर टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेलर में ही आधी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वो तो शायद आप लोग को बहुत पहले से पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, बस एक बार झटके से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कोई भी वेक्टर अगर ए वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी गिवन बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। आपको याद कैसे रखना है, कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का होल स्क्वायर। मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें टाइम बचाना है, क्योंकि प्रूफ आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, तो इसके प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं। मॉड ए इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे याद नहीं करना है। कैसे याद करना है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के होल स्क्वायर। कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट याद करना है आपको,
उसके टर्म में लिखना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो अगर आपसे यहां पे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो हम कहेंगे डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। यही तो सीखा था हमने। तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका डायरेक्शन हुआ। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। या फिर यूं कहिए कि यूनिट वेक्टर, कभी कभी डायरेक्शन से पूछेंगे, कभी कभी यूनिट वेक्टर से पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको टर्म पता है तो फिर आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए। ये ए वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मॉड ए। या फिर मैं इसको एक सिंबल से लिख लेता हूं, स्मॉल आर। मैग्नीट्यूड को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल आर है, ठीक है। ये पॉइंट सपोज कर लीजिए एक्स कामा वाई कामा जेड है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ एक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज क्लियर होगा कि अगर किसी का कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई कामा जेड है तो वहां से परपेंडिकुलर जब एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो एक्स होता है और ये वाई होता है, और जेड एक्सिस पे जब ड्रॉ करेंगे तो वो जेड होता है, लेकिन मैं वहां जेड दिखा नहीं सकता, ये एक्स होगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये आर है। एक्स बाई आर कितना होता है? क्या मैं कॉस अल्फा बोल सकता हूं अगर ये अल्फा है तो? अगर इसे अल्फा माने तो क्या मैं इसे कॉस अल्फा बोल सकता हूं? भाई कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये आर मैंने मान लिया ऑलरेडी, तो एक्स बाई आर कॉस अल्फा हो गया। उसी टाइप से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं वाई एक्सिस पे और इस एंगल को मैं बीटा मानता हूं, तो अब ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल के लिए ये बेस होगा, क्योंकि इस बीटा के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, बोलो भैया बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन है, तो झटके में फटका मत मारिएगा कि सर बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये। ऐसा नहीं है। किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं वो मैटर करता है। अगर मैं कहूं इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये तो हाइपोटेनस है, उसमें कोई चेंज है ही नहीं है, लेकिन ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूं इस एंगल के रेस्पेक्ट में बताओ, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो हमेशा जो है बेस एंड परपेंडिकुलर जो है डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। ये अगर अल्फा है तो ये तो कॉस अल्फा हो जाएगा। अगर ये बीटा है तो फिर हम यहां से बोलेंगे कि कॉस बीटा विल बी इक्वल टू, ये लेंथ वाई है तो वाई डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि बेस बाई आर होगा। तो इस फॉर्मूले में जरा ध्यान दीजिए आप। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मींस ए कैप की मैं बात कर रहा हूं, दैट विल बी एक्स, इसको तो आर माना है मैंने, एक्स बाई आर इंटू आई कैप प्लस वाई बाई आर इंटू जे कैप प्लस जेड बाई आर इंटू के कैप। मैंने इसी को इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये आर है, इसको आर मैंने माना हुआ है, तो एक्स बाई आर इंटू आई कैप प्लस वाई बाई आर इंटू जे कैप प्लस जेड बाई आर इंटू के कैप, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? कॉस अल्फा। तो ये मैं इसको लिख सकता हूं कॉस अल्फा इंटू वाई कैप प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप। उसी टाइप से मैंने मान लिया कि ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ, ये जेड एक्सिस के साथ इसने गामा एंगल बना लिया, तो हम ये बोल देंगे कि ये कॉस गामा है, कॉस गामा इंटू के कैप। मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस अल्फा इंटू आई कैप
प्लस कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप। ये किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पे अल्फा बीटा गामा आर द एंगल और द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी वेक्टर हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कुछ न कुछ तो एंगल बनाता है। तो अगर सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, तो उस वेक्टर का हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं और डायरेक्शन होगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। इज इट क्लियर? ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और इसको हम लिखते हैं हमेशा स्मॉल एल से, इसे लिखते हैं स्मॉल एम से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ए वेक्टर को आप किसी भी ए वेक्टर को आप ऐसे भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, वेयर एल एम एन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। बहुत छोटी सी चीज है। डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंटेड बाय डी डॉट सी, डी डॉट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी भी वेक्टर का हमेशा डायरेक्शन कोसाइन होता है और उसे एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं। अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कभी भी डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर नहीं निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है। सो ओरल सोचिए ये क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा जरा। अगर मैं आपसे कहूं ये एक वेक्टर है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, व्हाट विल बी ए कैप? ए कैप कितना होगा? तो ए कैप इक्वल टू व्हाट, क्या बताया था? कॉस अल्फा, अल्फा इज व्हाट? एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, तो कॉस 30 इंटू आई कैप प्लस कॉस बीटा कॉस 60 इंटू जे कैप। याद रखिए ए कैप हम पता कर रहे हैं, ए वेक्टर कोई पता कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो हमें थोड़ी पता है, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन पता है भाई। आप ऐसे बोलेंगे ना कि ये एक वेक्टर है जो कि 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। अब 30 डिग्री एक्स एक्सिस से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर बन जाते हैं, लेकिन सबके डायरेक्शन सेम होंगे, इसलिए केवल डायरेक्शन हमें आता है यहां से। तो यहां से ए कैप आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? कॉस 30 इज व्हाट? √3/2, तो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। ये ए कैप की वैल्यू आई। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालने का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आप ये देखिए कि आई का कोफिशिएंट क्या है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, दैट इज द एल। एल इज व्हाट? एल इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ आई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एम की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ जे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, एंड एन वैल्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ के डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो एल एम एन की वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका यह है कि आप पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए
और उसके बाद से आई का कोफिशिएंट देखिए, जे का कोफिशिएंट देखिए, के का कोफिशिएंट देखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उससे, वही आंसर हो गया। तो ये मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल, अगर वेक्टर दिया गया है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ही आसान है। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर कुछ ऐसे दिया है आई माइनस जे प्लस के, तो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, तो एल वैल्यू कितनी होगी? पहली बात तो आप इसका मॉड ए निकाल लीजिए तुरंत, क्योंकि वो हमेशा यूज आएगा। मॉड ए वैल्यू विल बी व्हाट? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ आई होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स √3। तो एल वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ आई 1 डिवाइडेड बाई √3, देन m -1 बाई √3, देन n 1 बाई √3। ये हो गया LMN की वैल्यू। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमें पता होना चाहिए। अगर क्लियर है प्लीज एवरीबडी आंसर मी, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ? आई एम गोइंग टू आस्क इट, प्लीज आंसर इट। 3i माइनस 4k। सभी लोग फट से डायरेक्शन कोसाइन बताना है। एल एम की वैल्यू, एल वैल्यू इक्वल टू व्हाट? एम वैल्यू, एन वैल्यू, तीनों बताना है। Only 30 seconds, not more than that. L M N की वैल्यू करेक्ट कर ले कुछ तो। मॉड ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 16 दैट इज द 5, एंड एल की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ आई 3 डिवाइडेड बाई 5, एंड एम की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ के जे, कोफिशिएंट ऑफ जे तो है ही नहीं मतलब 0 बाई है ही नहीं, इसका मतलब ये मत लिखिएगा कि m इज नॉट डिफाइंड, है कि नहीं मतलब इसका कोफिशिएंट 0 हो गया, बाई 5 मतलब 0, और n की वैल्यू हो जाएगी हमेशा यहां पे -4/5, ये आंसर हो गया। सो ये दे वैल्यू होंगे। सो कोई भी वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर हमारा होता है Li प्लस mj प्लस nk। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 100% श्योर इसका जो है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होना चाहिए। इसलिए अगर एल एम एन कभी भी डायरेक्शन को साइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इसकी वैल्यू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये चीज माइंड में रखिएगा हमेशा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई 1 2 3 इज इट पॉसिबल अ वेक्टर कैन हैव दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन? कोई एक ऐसा वेक्टर पॉसिबल है जिसके डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3 हो? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 1 नहीं हो सकता। देखिए ए कैप क्या हुआ? एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, हमेशा होना चाहिए। अगर आप किसी का भी डायरेक्शन कोसाइन लिखते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों सेटिस्फाई होना चाहिए सर? अरे भाई एल, देखिए यहां से अगर आप देखें, कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए ए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मॉड ए कितना होगा? वो होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, एल कितना होगा? एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर यूं कहिए एक्स बाई मॉड ए। एम कितना होगा इसका? वाई बाई मॉड ए। एन कितना होगा इसका? जेड बाई मॉड ए। यही तो सीखा है हमने। तो अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर कीजिए, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ए स्क्वायर। यहां के स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू मॉड ए स्क्वायर होता है हमेशा, तो ये वैल्यू 1 होती है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी भी अगर ये बोल दिया जाएगा कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है किसी भी वेक्टर का, तो 100% श्योर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। उसी टाइप से
तो इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इज इट पॉसिबल दैट कि वेक्टर कैन हैव डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3, नो, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन सबों का स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है। इज दिस क्लियर? इज द डायरेक्शन कोसाइन क्लियर टू एवरीबडी? डायरेक्शन कोसाइन सबको क्लियर है? ओके, ये आपका फंडामेंटल वेक्टर क्या होता है ये हमने बात कर लिया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अब आपका रियल वेक्टर स्टार्ट होगा। ये इतना बेसिक फंडामेंटल आपको आना चाहिए आगे की क्लास समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया, और हो सकता है कुछ लोग को पता हो तो इट्स अ रिवीजन फॉर देम, अगर आपको नहीं पता है तो ये। अब यहां से हमारा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो पहला सेगमेंट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ वेक्टर। गिव द हेडिंग टाइप ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट, नल वेक्टर। मैं ज्यादा डेफिनेशन डिक्टेट नहीं करा रहा हूं, केवल समझा रहा हूं। डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से भी याद कर सकते हैं। नल वेक्टर मतलब हुआ, नल का मतलब क्या होता है? जीरो। तो कभी भी कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो कॉल्ड एज द नल वेक्टर। इफ मैग्नीट्यूड इज जीरो, इफ मैग्नीट्यूड इज जीरो कॉल्ड एज नल वेक्टर। नल वेक्टर, सर इसकी जरूरत क्या है? अगर मैग्नीट्यूड जीरो है तो नल वेक्टर की जरूरत क्या है? मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो वेक्टर तो कहीं दिखाई नहीं देगा भाई। मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब वो गायब। अब ये कहूं कि ये पेन का लेंथ जीरो है, भाई लेंथ जीरो करने जा रहा हूं, अगर जब जीरो हो जाएगा तो ये पेन ही गायब हो गया ना, पेन तो रहेगा ही नहीं, वेक्टर ही नहीं रहेगा, मेरे दिखाई नहीं देगा। तो ये क्यों यूज करते हैं बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना होता है तो आप कहोगे सर जीरो होता है। ये गलत स्टेटमेंट है, ध्यान से सोचिए। लेफ्ट साइड में क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड में एक स्केलर है। कभी भी वेक्टर को स्केलर से कंपेयर नहीं कर सकते, हमेशा वेक्टर को वेक्टर से ही कंपेयर कर सकते हैं। आप जीरो ऐसे लिख देंगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो जब मैथमेटिशियन लोग पुराने जमाने में सोचे तो ये समस्या आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया चीज इजाद कर दिया कि भाई एक नल वेक्टर मान लो, जीरो वेक्टर लिखो, जीरो मत लिखो, ताकि ये भी खुश रहे कि भैया मैं भी वेक्टर हूं, ये भी वेक्टर है, दोनों कंपेयर हो सकते हैं। और कोई इसका यूज नहीं होता है पूरे वेक्टर में। वेक्टर, नल वेक्टर का यूज केवल दो जगह पे होता है, या तो सबट्रैक्शन में जीरो आ रहा है तब यूज करते हैं, या तो जब क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे आप, वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे तो वहां पे जीरो आता है तो वहां पे नल वेक्टर, और इसका कोई भी यूज नहीं होता है। बात समझ में आई? नल वेक्टर को क्यों यूज करते? सिर्फ इसलिए यूज करते हैं। तो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट हम करते हैं जीरो वेक्टर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस द वे ऑफ राइटिंग। तो कभी भी a माइनस ए आपसे पूछे तो आप जीरो मत लिखिएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये कभी भी यूज नहीं हो सकता। नाउ कोई भी इसमें आप में से बता पाएगा डायरेक्शन क्या होता है? नल वेक्टर का डायरेक्शन एनीबॉडी? थोड़ा देखें आप लोग, कितना पढ़े हैं आप तक। एनीबॉडी एल्स? डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सिर्फ एक ही बच्चे ने अभी तक आंसर दिया। ओके, वन मोर पर्सन इज टेलिंग करेक्ट। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? अच्छा, मैं आपको चॉइस दे रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, ए ऑप्शन नॉट डिफाइंड, बी ऑप्शन इंफिनिटी, सी ऑप्शन इनडिटरमिनेट। कौन सा करेक्ट है? एक ही करेक्ट है, कौन सा करेक्ट होगा? ए, बी, आर, सी? प्लीज एवरीबडी रिस्पॉन्ड द आंसर्स, जो भी आपको लगता हो आपके अनुसार से। एनीबडी एल्स?
Everybody must. Till now, 3 people give an answer. 2 option this selected. Anybody else? Please go fast. सिंपल क्वेश्चन भाई. डायरेक्शन ऑफ नल फोर्स वेक्टर पूछ रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी पूछ रहा हूं. नल वेक्टर बचपन से पढ़ रहे हैं आप लोग, 11th क्लास के स्टार्टिंग से. सी होता है. कभी भी आपसे कोई पूछे कि नल वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर कितना है? नल वेक्टर 0. मैग्नीट्यूड कितना है? 0. अरे तभी तो नल वेक्टर है. और हमेशा माइंड में रखिए, जब भी आपके पास 0/0 आता है, 0/0 को हम इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं. इसको कभी भी नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी मत बोलिएगा, ये इनडिटर्मिनेंट होता है. ये आप लिमिट में सीखे होंगे, तो हमेशा माइंड में रखिएगा. ये एक्चुअली उतना बोर्ड में नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी एक बार जेईई में पूछ दिया था ये एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके. तो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ये नॉट डिफाइन लिख करके चले आए थे. इनडिटर्मिनेंट होता है क्योंकि 0/0 हो जाता है. तो नल वेक्टर हमेशा ये इसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेंट होता है. फाइन, गोइंग अहेड. नेक्स्ट सेकेंड वन, राइट डाउन. पैरेलल वेक्टर. अब इसका डेफिनेशन तो हम लोग आगे इसकी बाद में कहानी करेंगे. अब थोड़ा सा डाउट ले लेता हूं मैं.